प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन को, करंट अफेयर को कैसे एलिमिनेट करना है और पूरे करंट अफेयर एक साल को तैयार कराने का प्रयास कर रहा हूं। हम सभी का ये प्रयास है, विशेष करके निर्माण आईएएस का ये प्रयास है कि आप लोग करंट अफेयर के पिछले एक साल के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील कर सके। साथ ही हम आप लोगों को यह भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करें। साथ ही हमारा प्रयास ये भी है कि हम डेली वाइज इस सीरीज में एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड के मैपिंग से आपको क्वेश्चन से अपडेट कराते रहे, ताकि आपका मैपिंग सेक्शन भी हमारे इस करंट अफेयर की सीरीज के साथ साथ तैयार होता रहे। प्रिय छात्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए निर्माण आईएएस संस्थान प्रीलिम्स 2023 के लिए सीसेट विषय के लिए टारगेट बैच की शुरुआत 3 फरवरी 2023 दोपहर 1 बजे से करने जा रही है। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होंगी। जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन कर अपनी सीट सुनिश्चित करवाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये कॉलेजियम के संदर्भ में है और हम जानते हैं कि कॉलेजियम पिछले काफी समय से चर्चा में है। यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि मूड्स ऑफ द नेशन पोल्स, ये एक पोल हुआ है जिसमें 38% रिस्पोंडेंट्स वांट कॉलेजियम सिस्टम टू कंटिन्यू, अर्थात कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहुत सरकार ऐसा चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई बदलाव किया जाए और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम में अभी कंटिन्यूटी मेंटेन की जाए। तो ऐसे में ही ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉलेजियम प्रणाली के कार्य प्रणाली के संदर्भ में सत्य नहीं है। अब यहां पर आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़े, आप लोगों के दिमाग में ये बात छप जानी चाहिए कि जहां प्रश्न पढ़ते समय नहीं और सही दिखने लगे उसको तुरंत घेर देना है। दूसरा, आइए ऑप्शन पे आते हैं। कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है, जबकि केंद्र सरकार कॉलेजियम को नाम नहीं भेजती है। अब जैसे ही क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट दिखे उसको तुरंत क्या करिए, घेर दीजिए। तो कॉलेजियम के लिए प्रश्न कह रहा है पहला ऑप्शन की केंद्र सरकार कॉलेजियम को नाम नहीं भेजती है, तो ये नहीं को घेर दीजिए। फिर अगले ऑप्शन पे आते हैं, यदि कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजता है तो सरकार को नामों पर अपनी सहमति देनी होती है। मतलब दोबारा अगर कॉलेजियम नाम भेजता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति दोबारा उस नाम को सहमति देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा तय नहीं है। यहां पर भी समय सीमा तय नहीं है, हाईलाइट कर लीजिए। फिर तीसरा है, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नामों या सुझावों पर कॉलेजियम विचार नहीं करती है, अर्थात केंद्र सरकार अगर चाहे तो कोई नाम कॉलेजियम को रिकमेंड करे तो कॉलेजियम उस पर चर्चा नहीं करेगी। अब ऑप्शंस आपके ये हैं। कॉलेजियम सिस्टम आपने लगातार पढ़े होंगे, आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है कॉलेजियम सिस्टम। देखिए, ये इसका आप लोग मैं हट जाता हूं, ये स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आर्टिकल 124(2) सुप्रीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि एवरी सुप्रीम कोर्ट जजेस टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी in the appointing a judge other than the chief justice, CJI must always be consulted। ये आर्टिकल 124 कह रहा है कि राष्ट्रपति जब भी जजों की नियुक्ति करेंगे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों से सहमति कंसल्ट जरूर लेंगे। सहमति, और यहां पर देखिए ध्यान से, आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया है, कंसल्टिंग। इसमें यहां पर सहमति शब्द कुछ लिखा नहीं गया है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में विमर्श चल रही थी कि जजों की नियुक्ति को, इस कंसल्टिंग को क्या माना जाए, तो वहां पर यही माना गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सहमति देंगे या नहीं देंगे, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और यह प्रणाली चलती रही
और ऐसा है आर्टिकल 217, ये हाईकोर्ट के जज के नियुक्ति के बारे में कहता है। इसमें कहा गया है कि इसके बाद एग्जीक्यूटिव हेड प्राइमेसी एंड रोल ऑफ जुडिशरी वाज एडवाइजरी। तो प्रारंभ में ऐसा ही सिस्टम चल रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वही जजों की नियुक्ति करती थी और जो जुडिशरी होती थी वह एडवाइजरी सलाह देती थी, वह सिर्फ सलाह देती थी, सलाहकारी एक संस्था बस थी। अर्थात जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की मर्जी से करते थे, उसमें जज सिर्फ सलाह देते थे, उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती थी। लेकिन फिर बाद में, और इसके बाद एक केस हुआ जिसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट जज केस या एसपी गुप्ता केस, ये 1981 में आया। इस केस में ये केस किया गया 92 में, इसका वर्डिक्ट आया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अगर अपनी मर्जी से किसी जज को अपॉइंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर जो सलाह दिया गया है सीजेआई के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को, बाध्यकारी नहीं हो। तो पहला फर्स्ट जज केस में राष्ट्रपति को सलाह बाध्यकारी नहीं था। लेकिन इसके बाद एक और 1993 में केस हुआ, इसे कहते हैं इन एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन केस या सेकंड जज केस। इस केस में लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है, राष्ट्रपति को दी गई सलाह, वह बाध्यकारी होगी। और जो सलाह देने वाली संस्था है अर्थात सीजेआई, वो सिर्फ अकेले सलाह नहीं देंगे, बल्कि दो प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों से पूछ करके ही कोई नाम की लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट करने। बाद में इसके बाद एक और थोड़ा सा राष्ट्रपति ने इस पर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की राय बाद में जाननी चाहिए, तो 1998 में राष्ट्रपति ने फिर सुप्रीम कोर्ट को एक सलाह मांगा कि इसमें क्या कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ये सलाहकारी होनी चाहिए या बाध्यकारी होनी चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे जज केस में 1998 में तीसरा जज केस आया, उसमें 9 जजों की एक बेंच ने सलाह रूलिंग दिया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको बस बड़ा कर दिया जाए। जो दो थे, जो सीजेआई जो 2 सीनियर मोस्ट जजों से सलाह लेते थे, अब उसको बढ़ा करके 4 कर दिया गया। अर्थात सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज अगर किसी जज का नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस नाम को अपॉइंट करने के लिए बाध्यकारी है। हाँ, एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन दूसरी बार वापस नहीं लौटाएगा। अब यहां पर आता है कि बाद में जस्टिस जे.एस. वर्मा, यहां पे देखिए लिखा गया है कि बाद में जस्टिस जे.एस. वर्मा जो कि इस केस से जुड़े हुए थे 1993 के जजमेंट से, उन्होंने कहा है, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे इस वर्डिक्ट को गलत तरीके से ले लिया गया। मैंने कभी भी कार्यपालिका के पावर को या एग्जीक्यूटिव के पावर को डाइल्यूट करने के लिए जजमेंट नहीं दिया था। हमारा उद्देश्य था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर के जुडिशरी का अपॉइंटमेंट करे, लेकिन इस पर जुडिशरी ने पूर्ण रूप से अपने पक्ष में इस जजमेंट को ले लिया है। फिर 2002 में वेंकटचलैया कमीशन की स्थापना हुई। इस वेंकटचलैया कमीशन ने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रणाली का ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें कार्यपालिका की भूमिका लगभग नगण्य हो गई है। साथ ही इसमें अब जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। फिर आता है कि बाद में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जो 2004 से लेकर के और 14 तक 10 साल तक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी, उसने एनजेएसी अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को शुरू करने का प्रयास किया। फिर चूंकि वो फाइनल इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो बाद में जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो इसने इस एनजेएसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पारित करवा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको 2015 में नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। तो अभी भी हमारे यहां जो कंकरेंस है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई सलाह दी है तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अब आइए प्रश्न पे फिर से आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आइए, कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करता है, जबकि केंद्र सरकार कॉलेजियम को नाम नहीं भेजती है। यह ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार भी कॉलेजियम को नामों की लिस्ट भेज सकती है,
ठीक है, और कॉलेजियम उस पर पुनर्विचार कर सकता है कि इन नामों को जज बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना है कि नहीं भेजना। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा है कि यदि कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजता है तो सरकार के नामों पर अपनी सहमति देनी होती है, लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा तय नहीं है। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जुडिशियल अपने पॉलिटी के बुक्स में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी रिकमेंडेशन करता है, राष्ट्रपति अगर वो चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट, अगर न्यूज से अगर आप लोग अपडेट होते होंगे तो बार बार ऐसा न्यूज आते रहता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से ऐसी आपत्ति दर्ज कराती रहती है कि सरकार को हमने नामों की जो सूची भेजी है, सरकार लंबे समय तक उस नामों को पेंडिंग में रखती है। तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है कि उसके लिए दूसरी बार अगर भेजता है तो सहमति देनी होती है, लेकिन वो समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने समय में उन नामों पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नामों या सुझावों पर कॉलेजियम विचार नहीं करता है। पहला स्टेटमेंट को काउंटर कर रही है कि अगर रिकमेंडेशन नाम देता ही है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोई नाम रिकमेंड करती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं विचार करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इस तरीके से थर्ड नंबर ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सत्य है, पहला और तीसरा सत्य नहीं है। पहला और तीसरा कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले बिहार सरकार अपने यहां जातीय जनगणना करवा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जातीय जनगणना करवा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यह क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। सेवरल पार्टीज हैव बीन पुशिंग फॉर अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस। ये प्रश्न कह रहा है कि कई पार्टियां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और ओबीसी की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना पर जोर दे रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति जनगणना के बारे में सही है? तो जातीय जनगणना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आइए इसको देखते हैं। पहला है कि राज्य राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त करे। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, जैसे ही की पॉइंट को दिखे उसको उसके नीचे कोई लाइन लगाए, हाईलाइट करें या फिर घेर दें। प्राप्त कर अपनी स्वयं की जातिगत जनगणना करा सकते हैं। सेकंड है, केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग करने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अर्थात केंद्र सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है अभी कि वह कास्ट और सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना कराएगी। तीसरा ऑप्शन है, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना एससीसीसी पहली बार 1931 के बाद 2011 में आयोजित की गई थी। अब ये तीनों स्टेटमेंट आप जानते होंगे, अगर पढ़ते होंगे, टॉपिक से अपडेट होंगे तो आप जरूर इसको जानते होंगे। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि इंडिया डिस्पैच सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट फॉर स्टेट कास्ट सेंसस शुड इनकरेज पुश फॉर अंडरटेकिंग डिलेड नेशनल काउंट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्टेट अगर चाहे तो वो अपना जाति जनगणना करा सकते हैं, इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। अब यहां प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 1931 के बाद, अर्थात अंतिम रूप से 1931 में हुई थी, उसके बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई, बड़े लंबे समय के बाद। यह ग्रामीण और शहरी दोनों में से हर भारतीय परिवार को, उनके बारे में हर भारतीय परिवार से पूछा जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति पूछी जाती है, उनकी वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए ऐसा किया जाता है कि उनकी आर्थिक आय कितनी है, और उसके साथ यह भी पूछा जाता है कि उनकी विशिष्ट जाति क्या है, जाति का नाम पूछा जाता है ताकि सरकार उनके पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अंदाजा लगा सके कि किस जाति की स्थिति कैसी है। तो एक जाति की जाति और उसका आर्थिक स्टेटस दोनों सामाजिक और जाति जनगणना में पूछा जाता है। एससीसीसी में व्यापक स्तर पर असमानताओं की मैपिंग की अनुमति देने की क्षमता है। अब आइए प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, तो अब ऑप्शन पे आते हैं कि राज्य राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त कर। तो यहां हमने, आप लोग लगातार न्यूज में होते होंगे, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार पे बार बार दबाव डाल रही थी कि आप जाति और
आर्थिक और जाति जनगणना करवाइए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो ऐसे में बिहार सरकार ने स्वयं से ही अपने यहां जाति जनगणना कराने का प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं ली गई है, क्योंकि केंद्र सरकार तो यह चाहती ही नहीं थी कि जाति जनगणना हो। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से करा रही है, तो यहाँ राष्ट्रपति की पूर्वानुमति वाला कंसेप्ट खारिज है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रूलिंग में कह ही दिया है। तो इस तरीके से पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड है कि केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तो हमें तो पता ही है कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, तभी बाद में फिर नीतीश कुमार ने बिहार में इसको कराने का शुरुआत किया है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना पहली बार 1931 के बाद 2011 में आयोजित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित ऊपर दिए कथन में कौन सा कथन सही है। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में भी ये कहा था कि जो जाति जनगणना होगी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति हमेशा से जनगणना राष्ट्र को राज्यों को है कि वो जनगणना करा सकते हैं, अपनी कुछ भी जनगणना करा सकते हैं। तो पूर्वानुमति वाला जो कंसेप्ट है ये बाध्यकारी नहीं रहा था, लेकिन पूर्वानुमति अर्थात सलाह जरूर लिया गया था, पूछा जरूर गया था राज्यों को। राज्यों ने जब बिहार करा रहा था तो उसे राष्ट्रपति से पूछा जरूर था कि हम करा लें, राष्ट्रपति की सलाह का उन्होंने इंतजार नहीं किया, लेकिन पूर्वानुमति लेने का प्रयास किया गया। और राष्ट्रपति ऐसे भी राज्यों को पहले से ही इस बात का पूर्वानुमति देते हैं कि आप अपने यहां जनगणना करा सकते हैं। उसी पूर्वानुमति को आधार बना करके बिहार सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा कि कौन से सही है। और ये जो दूसरा ऑप्शन है कि केंद्र सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर लिया, ये क्या है, गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि आप लोग जब पिछले साल का जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उन्हें पता है पिछले 2-3 साल से यूपीएससी 1-2 ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कि किसी फ्रूट्स का या किसी स्पेशल क्वालिटी के फूड का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसका लोकेशन क्या है, या फिर ये कोई फ्रूट्स है तो इसका ये कहां से उगता है, इसका जलवायु परिस्थितियां क्या है। इसीलिए चूंकि ड्रैगन फ्रूट अभी काफी चर्चा में रह रहा है और हेल्थ को लेकर के काफी चर्चा में। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, इज ड्रैगन फ्रूट्स गुड फॉर डायबिटीज, नो इट्स बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट एंड मोर। अर्थात ड्रैगन फ्रूट्स काफी चर्चा में रहा है हेल्थ को लेकर के। अब यहां पर देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू स्टडीज ड्रैगन फ्रूट्स हैज एन एंटी डायबिटिक इफेक्ट बाय रीजनरेटिंग पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो ड्रैगन फ्रूट्स जो पैंक्रियाज में बीटा सेल होते हैं उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, और इस तरीके से ये किसके लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। फिर कह रहा है कि बट इन जनरल फ्रूट कंजम्पशन इज बेनिफिशियल इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंसुलिन रेसिस्टेंस। अगर आपके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, अर्थात डायबिटीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में उग सकता है, लेकिन नमक सहन नहीं कर सकता है। मैंने कहा ना, हम लोग आपको यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे कर सके, इसीलिए हमने क्वेश्चन भी ऐसे ही डिजाइन किया है ताकि आपको समझ में आ सके। प्रश्न कह रहा है नमक सहन नहीं कर सकते हैं। ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्य ड्रैगन फ्रूट के लिए, पौधे के लिए उपयुक्त है। तीसरा है, इस फल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है। तो एक सर्टेन नाम दिया गया है, मिजोरम सबसे ऊपर है। आइए अगला देखते हैं, ड्रैगन फल अफ्रीका के लिए स्थानीय है। अच्छा, एक और बात, एक ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को। जब भी कोई सर्टेन निश्चित स्टेटमेंट दिया गया, अर्थात जैसे कि यह फल अफ्रीका के लिए स्थानीय है, मतलब अफ्रीका से ही ओरिजिनेटेड है, अफ्रीका का ही स्थानीय पौधा है, तो यह एक निश्चित स्टेटमेंट हो गया। ऐसे में जब भी कोई निश्चित स्टेटमेंट हो उस पर थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि वह संभावित गलत हो सकता है। अब कह रहा है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानते हैं। देखिए,
ड्रैगन फल केंद्र की योजना अधिक राज्य सरकार को प्रेरित करने की वार्षिक कार्ययोजना के साथ आने की है। अर्थात केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य ड्रैगन फ्रूट्स की खेती को प्रमोट करे और इस फल की खेती करने वाले राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है। ड्रैगन फ्रूट की खेती सबसे अधिक मिजोरम में होती है। फिर है वियतनाम की सफलता। वियतनाम के निर्यात की जीडीपी में ड्रैगन फ्रूट की बहुत बड़ी भूमिका रही है, अर्थात ड्रैगन फ्रूट में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छी है। फिर है जलवायु क्या होनी चाहिए इसके, तो अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में बढ़ सकता है और थोड़ा सा नमक सहन कर सकता है। बहुत अधिक नमक की सहन नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा नमक सहन कर सकता है। ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्य ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए उपयुक्त है, अर्थात ये ठंडे क्षेत्रों में नहीं होता है, उसके बाद किसी भी मानसूनी क्षेत्र में ये उग सकता है। इसका फूल भारत के मानसून के मौसम के साथ मेल खाता है, अर्थात मानसूनी सीजन में बहुत अच्छे तरीके से उगाया जाता है। इसकी एक प्रवृत्ति क्या होती है कि यह उभयलिंगी पौधा है, अर्थात एक ही फूल में और एक ही फल में नर और मादा दोनों अंग उसमें होते हैं और ये रात में ओपन होता है। अब ये कहां का मूल निवासी है, तो अमेरिका का स्थानीय पौधा है, अफ्रीका का स्थानीय पौधा नहीं है। पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, इन नाम से आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चूंकि भारतीय नाम है तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इसे रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 20 से अधिक वर्षों तक उपज देता है। एक बार लगा दीजिए और 20 साल से अधिक समय तक एक ही पौधा बार बार फसल देता रहेगा। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि यह अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में उग सकता है लेकिन नमक सहन नहीं कर सकता है। यह ट्रिक है, यूपीएससी में जैसे ही कोई स्टेटमेंट निगेटिव हो जाए, नहीं कर सकता है, तो मैक्सिमम केस में वो गलत होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो नहीं कर सकता है नमक, जबकि हमने क्या पढ़ा कि वह थोड़ा सा नमक सहन कर सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। जैसे ही पहला ऑप्शन गलत हुआ आपका आंसर निकल गया, ठीक है, केवल 2 और 3। अब देखिए 2 ऑप्शन, ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्य ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त है, तो सिर्फ ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर के सभी भारत के मौसमी राज्यों में, अन्य राज्यों में भी इसकी खेती हो सकती है, तो सही ही है। और हमने पढ़ा था कि मिजोरम में ही सबसे अधिक इसकी खेती होती है। और चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए स्थानीय है। तो इस तरीके से केवल 2 और 3 सही हो गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए, चूंकि आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में हो सकता है नहीं पढ़े हो और एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए बहुत भारी लगे, लेकिन ऑप्शन डिजाइन करते समय एग्जामिनर इस बात का ख्याल रखता है कि बच्चा ऑप्शन इलिमिनेट कैसे कर सकता है। जैसे ही आपने एक नेगेटिव स्टेटमेंट देखा और आपने इसको गलत मान लिया, आपका आंसर निकल गया, फिर आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डाले बिना आपका आंसर सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम। अब क्यों चर्चा में है भाई, तो कोविड-19 के दौर में बहुत सारे व्यापारी, जो छोटे छोटे स्थानीय व्यापारी थे या लोकल वेंडर्स थे, उनकी स्थिति खराब हुई थी, तो उस दौर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनी थी। पहले वेंडर प्रत्येक 10,000 रुपए तक का ऋण का लाभ उठा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं, वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर है, अर्थात ठेले पे सामान बेचते हैं, तो आप 10,000 के लिए तत्काल लोन प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कि पहले ऋण का अगर पुनर्भुगतान कर दिया है आपने, तो उसके बाद आप 50,000 रुपए तक के दूसरे ऋण के लिए पात्र हैं। यह स्टेटमेंट पहला है। दूसरा है, ऋण की समय पर जल्दी चुकौती पर 6 मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी भी जमा की जाएगी। और प्रश्न में कहा रहा है कि अगर आपने 10,000 का लोन लिया और उसको समय पर चुकता कर दिया, तो आपको 7% के इंटरेस्ट के साथ आपके खाते में कुछ राशि जमा कर दी जाएगी, जो कि आपने जल्दी चुकौती किया था, तो 6 महीने में जो चुकाया था उसका इंटरेस्ट आपके खाते में आ जाएगा। तीसरा है, यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। अब यहां आपके लिए एक होमवर्क है कि केंद्रीय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम को कैसे, क्या होते हैं अंतर, ये आपको जानना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अर्थात केंद्र कोई स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर्ड करता है, अर्थात कुछ स्टेट का भी शेयर होता है, कुछ सेंटर का भी शेयर होता है, ठीक है। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कुल
पार्टिसिपेंट्स या कुल खर्च केंद्र सरकार देता है, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ केंद्र देता है और कुछ राज्य देते हैं। तो ये अंतर है। तो ये कह रहा है कि यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है, अर्थात केंद्र प्रायोजित कर रहा है, कुछ अमाउंट केंद्र देगा और कुछ अमाउंट राज्य देंगे। अब आइए इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है भाई। ये पीआईबी का न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि अर्थात पीएम स्वनिधि योजना, ये कौन मंत्रालय चला रहा है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, अर्थात ये शहरी विकास मंत्रालय का स्कीम है। ये भी ध्यान देना है आप लोगों को, यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। और स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए लोन में 12 से 13% एनपीए है। ये एक न्यूज आया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम के तहत लोन दिया गया था, तो उसमें से 12 से 13% लोन वापस नहीं चुकाया है स्ट्रीट वेंडर्स ने। तो ये एनपीए बन गया है। अब आपका काम है घर पे कि एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आइए, पीएम स्वनिधि का मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। हम जानते हैं कि ये शुरू करने का प्रयास क्यों किया गया था, क्योंकि जून 2020 में इसको शुरू किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर, यहां आ गया ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अर्थात ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र का, अर्थात 100% इसमें वित्त पोषण जो होगा वो केंद्र सरकार करेगी। अब यह है कि इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट सुविधा अर्थात और छोटी सी क्रेडिट सुविधा दी जाए, ताकि वे अपने बिजनेस को, जो कि कोविड-19 के कारण क्षति में जा रहा था, पुनः उसको प्रारंभ कर सके। इसमें क्या है कि 10,000 तक का लाभ उठा सकते हैं और 10,000 तक आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पहले ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया तो दूसरी बार आप 20,000 तक का लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने दूसरा ऋण भी समय पर चुकता कर दिया तो तीसरी बार आप 50,000 के ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं। तो ये एक इसका प्रोविजन था। और अगर आपने समय पर जल्दी चुकौती कर दिया और 6 माह के आधार पर आपने इसको जल्दी ही 6 माह के अंदर चुका दिया, तो लाभार्थियों के बैंक खाते में 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा स्कीम था। आइए अब ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको कि पहले वेंडर प्रत्येक 10,000 रुपए तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं, यहां तक तो सही है। और पहले ऋण के पुनर्भुगतान के बाद विक्रेता 50,000 रुपए के दूसरे ऋण के लिए पात्र है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि दूसरी बार आपको 20,000 तक का ऋण दिया जाएगा। 20,000 का ऋण भी अगर आपने समय पे चुका दिया तो तीसरी बार आप 50,000 के ऋण के पात्र हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और इसको गलत होने के पीछे का एक और लॉजिक समझिए। ये डिजिट दिया गया है कि 10,000 50,000 आप समय पे चुका दें, तो एक निश्चित, ये अर्थात बनाया जा सकता है, बनाया गया स्टेटमेंट है, ये गलत होने की संभावना रहती है। दूसरा है, तो जैसे ही आपने पहले को गलत माना तो आपका आंसर भी निकल गया केवल 2। यह भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी ऐसे ही ऑप्शन डिजाइन करता है कि अगर 3 या 4 ऑप्शन है तो उसमें से कोई भी एक आपने दिमाग लगा करके एलिमिनेट कर दिया तो नीचे के ऑप्शन से आप अपने आंसर को, सही आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि यह केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्रायोजित है, तो हम तो जान ही चुके थे कि नहीं, ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। तीसरा है, तो पहला और तीसरा गलत हो गया। दूसरा है कि ऋण की जल्दी अगर चुका देंगे तो 6 मासिक आधार पर अगर आप डायरेक्ट डीबीटी का माध्यम से आपको खाते में कितना दिया जाएगा, 7% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही था। तो देखिए यहां पर ये आसानी से एलिमिनेट हो सकता था, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम, अर्थात हो सकता है कि ये केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम हो, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट बनाए गए स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन से मैच खाते स्टेटमेंट थे, तो इनको इलिमिनेट करने के लिए अगर इनमें से कोई भी एक इलिमिनेट कर लिया आपने तो आपका आंसर निकल जाता। आइए अगले पे आते हैं। देखिए ये एक मैप है और पिछले कल वाले में हम लोगों ने अंडमान और निकोबार का मैपिंग किया था इंडिया से। तो आज हम इंडिया के मैप में अब की बार लक्षद्वीप की ओर चल रहे हैं। लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों को उत्तर दक्षिण क्रम में अवस्थित करें। तो कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिसमें कि कदमत, किल्तान, करावती, वितरा, किल्तान, कदमत, करावती, मिनिकॉय,
मिनिकॉय, किल्तान, कदमत और कल्पेनी, या फिर किल्तान, कदमत, कल्पेनी और मिनिकॉय। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ही उत्तर दक्षिण के क्रम में सही अवस्थित है। अब आप लोगों को लक्षद्वीप में इन द्वीपों को, और ये द्वीप इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत सरकार के अभी बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो परमाणु जल जो समुद्र में चलने वाली परमाणु पनडुब्बियां हैं वो इन्हीं द्वीपों के नाम पे बनाई गई है। ठीक है, तो इन द्वीपों के नाम पे बनाई गई है, इसीलिए ये द्वीप प्रमुख भी हैं। आइए इनको मैं आपको मैप के साथ जोड़ता हूं, दिखाता हूं। यहां देखिएगा, ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं लक्षद्वीप के। यहां पर किल्तान है, उसके नीचे किल्तान है, किल्तान और किल्तान के बीच बत्रा है, बत्रा के बाद यहां देखिए कदमत है। ये सभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सभी पनडुब्बियों के नाम है जो कि भारत सरकार या भारत का जो इंडियन नेवी है वो इन पनडुब्बियों का निर्माण करवा रहा है। उसके बाद देखिए अमीनी द्वीप है, फिर उसके बाद देखिए बंगाराम द्वीप है, इधर देखिए अगत्ती आइलैंड है, फिर ये देखिए करावती आइलैंड है, फिर काल्पेनी सबसे नीचे, और सबसे नीचे मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप के ये प्रमुख द्वीपों को आप जरूर ही याद कर लें। हो सकता है कि आपसे अरेंज करने के क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछा जाए, बल्कि पूछ लिया जाए कि कौन कौन से द्वीप लक्षद्वीप समूह के भाग हैं, तो इसलिए इनके नाम याद कर लें। और जरूरी क्या है कि भाई इनके नाम में से आप अगर उत्तर दक्षिण अरेंज कर सके प्रमुख द्वीपों को तो ये और भी बहुत अच्छा प्रयास होगा। इधर देखिए, यहां पर ये नीचे मालदीव है, मालदीव और ये मिनिकॉय के बीच को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करती है तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से, यह पूरा लक्षद्वीप है, इससे कौन सा चैनल अलग करता है, तो देखिए लिखा है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय आइलैंड को, मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बाकी के लिए आप सबसे बड़ा उत्तर में अमीन द्वीप है, तो ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, अब आते हैं कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। देखिए, किल्तान ऊपर है, किल्तान के बाद कदमत, अमीनी, करावती और काल्पेनी। ऑप्शन पे आते हैं, कदमत, किल्तान, करावती और बितरा। यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे ऊपर कदमत नीचे है और किल्तान ऊपर है, तो जैसे ही कदमत और किल्तान, कदमत ऊपर आए तो यह ऑप्शन गलत हो गया। फिर है कि किल्तान, तो किल्तान तो ठीक है, किल्तान और कदमत ये दोनों सही हैं। करावती और मिनिकॉय देखिए, यहां देखिए करावती यहां पर है और मिनिकॉय उसके नीचे है। किल्तान, कदमत, करावती और मिनिकॉय, ये सही हो गया। किल्तान के बाद कदमत, फिर करावती और फिर मिनिकॉय, तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, किल्तान, कदमत, करावती और मिनिकॉय, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके माध्यम से जो हमने आपको मैपिंग कराई है वो जरूर ही देख लीजिएगा। अब आइए अगले वर्ल्ड मैपिंग पे आते हैं। यह एक बार चूंकि यूपीएससी पूछ चुका है और चूंकि बहुत पहले पूछा है तो फिर से पूछे जाने की संभावना है इसकी, तो इसीलिए आप इसको जरूर ध्यान से देखें। ये जापान के प्रमुख आइलैंड्स हैं, इनको उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये 4 प्रमुख बड़े बड़े द्वीप हैं जापान के, यही चारों सबसे बड़े प्रमुख द्वीप हैं, इन्हीं को उत्तर दक्षिण क्रम में अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं कौन से पहले है, और ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये मैप देखिए, यहां पर देखिए ओखोत्स्क सी है जो कि जापान को रसिया से अलग करता है, बीच में ओखोत्स्क सी। उसके बाद जापान का जो सबसे उत्तरी आइलैंड है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है होक्काइडो, तो ये जो जापान का आइलैंड है इसको कहते हैं होक्काइडो आइलैंड, अर्थात ये सबसे ऊपर है। उसके बाद देखिए जापान का एक बहुत बड़ा आइलैंड है, यहां से शुरू होकर के और यहां तक आता है, और इस सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, तो यहां देखिए नाम लिखा है होन्शु। अब पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस आइलैंड पर है,
तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु आइलैंड पर है। ठीक है, तो होकाइडो के बाद आ गया होन्शु। उसके बाद देखिए यहां पर है शिकोकू। ये जो तीसरा वाला आइलैंड है ये है शिकोकू आइलैंड। और एक और इंफॉर्मेशन की बात ये है, और पहले ये बता देते हैं, और जो सबसे नीचे वाला बड़ा आइलैंड है उसका नाम है क्यूसू। तो चारों क्रम क्या हो गया, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू, ये चारों क्रम है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसू। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि यहां पर दो प्रमुख शहर हैं, ये आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। एक है हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। अब ये भी जानना जरूरी है कि ये दोनों शहर, चूंकि इन्हीं दोनों शहर पर द्वितीय विश्व युद्ध में बम्बार्डमेंट पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, पहली बार परमाणु बम का यूज किया गया था। तो इन दोनों शहरों को कौन कौन से द्वीप पर इन दोनों शहर अवस्थित हैं, तो हिरोशिमा शिकोकू आइलैंड पर है और नागासाकी किस पर है, क्यूसू आइलैंड पर है। हिरोशिमा, शिकोकू और नागासाकी, क्यूसू। तो ये चार आपने देख लिया। अब जापान को और कोरिया प्रायद्वीप से अलग कौन करता है, तो सी ऑफ जापान, इसी को ईस्ट सी भी, पूर्वी सागर भी कहते हैं। जापान को चीन से अलग कौन करता है, तो ईस्ट चाइना सी, पूर्व चाइना सी, इसको जापान को चीन से अलग करता है। तो इस तरीके से हमने आज जापान की मैपिंग देखी और आज के इस सेशन में हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसमें हमने आज करंट अफेयर के साथ साथ मैपिंग के दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। इसके माध्यम से अगर आप इस सेशन से जुड़े रहते हैं तो हम आपको बेहतर तरीके से करंट अफेयर तो तैयार कराएंगे ही, साथ ही इलिमिनेशन के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया मैपिंग भी तैयार कराते रहेंगे। तो इस हमारे सेशन से जुड़े रहें, इसको शेयर भी करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।